गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं ए.के. शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर लेके आ रहे हैं। आज पार्ट नंबर 3 देखिए, पहला और दूसरा पार्ट हम लोग लोड कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 देखें, तीसरा भाग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे आज पिछले क्लास में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में मौर्य शासन के बारे में कुछ थोड़ा हम लोग पढ़े थे। नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में थोड़ा समझे थे। आज हम लोग क्लास 12 का बुक में देखें मौर्य प्रशासन को पूरा समझेंगे, यानी मौर्य साम्राज्य को पूरा समझेंगे। कैसे हम लोग मौर्य प्रशासन में या मौर्य साम्राज्य में 321 BC से लेकर के 185 BC तक एक लंबा शासन काल चला है मौर्य का। तो इसमें से मुख्य रूप से हम लोग बिंदुसार और अशोक के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का क्लास 12 में इन्हीं के बारे में दिया हुआ। बाकी बात दुनिया भर का ये राजा दिया गया है, सबका हम लोग क्रम लिख दिए हैं। इनको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इनके बारे में थोड़ा सा क्लास 12 में हम लोग को खाली क्रम को समझ जाना है कि कौन कौन से कहाँ तक कौन से टर्म तक ये लोग रहा है। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। कैसे जो है आपका क्या कहते हैं उसको, धरानंद को हरा करके उसके बाद चाणक्य नीति अपना करके चाणक्य ने कैसे राह चलते आदमी को राजा बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। वहीं से देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। क्वेश्चन बनता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसका शासन व्यवस्था कब से कब तक चला है, 321 से लेकर के आपका 298 BC बिफोर कॉमन इरा। 321 से 298 तकरीबन हम लोग बात करते हैं कितना समय तक इसने शासन कर लिया। कितना हो गया जी, 298। इधर हो गया 298 और 321 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11। 8 गया 3, इधर कितना बचा 1, 11 हो गया 2। लगभग 23 वर्ष तक इसने क्या किया, शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उल्टा होगा इसमें। उसके बाद आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ जाता है कौन, बिंदुसार। सब एक पुत्र के रूप में है। इनका पुत्र ये, इनका पुत्र ये, इनका पुत्र ये, इनका पुत्र ये, सब पुत्र है। क्योंकि राजा जो है ना पैतृक शासन चलता था, पुत्र ही उनका क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। राजा का पुत्र राजा, उसी प्रकार से चला है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासन में आए, बिंदुसार। बिंदुसार का काल चला 298 से लेकर के 271 BC तक। उनके बाद इनका पुत्र आ जाते कौन, अशोक। अशोक 269 से लेकर के 232 ईस्वी तक, अर्थात ये 232 में इनकी क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, इनकी देहांत हो जाते हैं। इनका पुत्र आ जाते हैं कुणाल। कुणाल 200 जो है ना 32 से लेकर के 228 तक, ज्यादातर नहीं किया, कुछ छोटा ही टर्म इसका रहा, शासन किया। उसके बाद आ जाते हैं दशरथ, 228 से लेकर के 224 BC तक शासन करते हैं। उसके पास आ जाते हैं संप्रति 224 से लेकर के 215 तक शासन करते हैं। उसके बाद आ जाता है शालीशूषक, 215 से लेकर के 202 तक इसमें शासन करते हैं। उसके बाद इनका पुत्र देववर्मन आ जाते हैं, जो देववर्मन 202 से लेकर के 195 BC तक शासन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपका शतधन्वन, 195 से लेकर के 187 BC तक शासन करते हैं। उसके बाद आ जाता है बृहद्रथ, 187 से लेकर के 185 BC तक जो इसमें क्या करते हैं, शासन करते हैं। अर्थात याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, अंतिम आपका हो जाएगा कौन, बृहद्रथ। याद रखिए अंतिम शासक बृहद्रथ। याद रखने की बात है, आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। इधर से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा क्लास 12 में। अशोक के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, अशोक का विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक के बारे में दिया हुआ ही है आपका क्लास में। तो ये चीज़ हम लोग आपका चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही। देखिए ये मगध का उत्कर्ष हुआ था। मगध एक महाजन पद था। मगध क्या था, एक महाजन पद था। पूरे कहते 16 महाजन पद थे, पढ़ेंगे हम लोग 16 महाजन पद। तो 16 महाजन पद में सबसे बड़ा महाजन पद आपका कौन था, मगध था।
सबसे बड़ा महाजन कौन था? मगध था। तो मगध के साथ साथ विकास किसका हो रहा था? मौर्य साम्राज्य का विकास हो रहा था। मगध के साथ किसका विकास हो रहा था? मौर्य साम्राज्य। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। याद रखिएगा, महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद है। महाजनपद क्या होता है थोड़ा सा बता रहे हैं, उसके विस्तार हम लोग पढ़ाएंगे। तो महाजनपद एक प्रकार का, उस समय ऐसा नहीं था ना जी कि राज्य में बटा हुआ, देश में बटा हुआ, ऐसा नहीं था। राजा शासन था, जो जहां तक शासन कर पाता था उनका क्षेत्र हो जाता था। जितना दूर राजा का शक्ति जहां तक था, पूरे इंडिया अगर कर पाता तो पूरे इंडिया उसका हो गया, यहाँ से ले पूरे बिहार तक कर पाता तो पूरे बिहार उनका हो गया। उसी प्रकार से जैसे आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं, राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, उसी प्रकार से उस समय जो ना महाजनपद हुआ करता था। कई जनपद मिल करके क्या बनते थे? महाजनपद बनते थे। कई जन मिलकर के जनपद बनते थे, जनपद मिलकर के महाजनपद मिलते थे। जैसे कि हम लोग बात बोलते हैं, जैसे ग्राम मिलकर के क्या बनते हैं? कई ग्राम मिलकर के पंचायत बन जाते हैं, कभी कई पंचायत मिलकर के क्या बन जाते हैं? प्रखंड बन जाते हैं। और कई प्रखंड मिलकर के क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर के, जिला मिलकर के राज्य का निर्माण हो जाता है। और कई राज्य मिलकर के कई देशों का देश का निर्माण हो जाता है। और कई देश मिलकर के किसका नाम हो जाता है? महादेश का निर्माण हो जाता है, एक कंटिनेंट का निर्माण। और कई कंटिनेंट मिलकर के पूरे वर्ल्ड का निर्माण हो जाता है, एक वर्ल्ड का निर्माण। उसी प्रकार जनपद, जन मिलकर के, कुछ जन मतलब छोटा, ग्राम, जन मिलकर के क्या बनते थे? जनपद बनते थे। और कई जनपद मिलकर के क्या बनते थे? महाजनपद बनते थे। तो महाजनपद कितना था? 16 था। उनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल महाजनपद कौन था? मगध था। और मगध के साथ साथ जैसे मगध का जैसे विकास हो रहा था, विकास डेवलपिंग होने का मतलब है कि मगध का शासक जो हुए करते थे वो आसपास के जितने छोटे मोटे राजा हुआ करता था उनसे युद्ध करके उनको अपने में शामिल कर लेते थे। इसी प्रकार से मगध का विस्तार हो रहा था। उन्हीं बीच में जो मगध के साथ साथ आपका जो है मौर्य वंश का भी विकास हो रहा, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का, उनका भी विकास हो रहा था। कहते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? एक क्वेश्चन याद रख लिए, एकदम दिमाग में फिट कर लिए, चंद्रगुप्त मौर्य। इस बार भी क्लास 12 में पूछा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? एक छोटे जाति से था, एक घूमता फिरता आदमी था, एक रोड में चलता, जंगल में घूमता फिरता आदमी था। उनको चाणक्य ने उसको पकड़ करके उनको क्या बना दिया? राजा बना दिया। और एक मौर्य वंश का एक शक्तिशाली महान राजा उसको बना दिया। बनाने का रीजन किसके पीछे था? चाणक्य का रीजन पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया, किस कारण बनाया, इस चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जो अगला देखते हैं इनका विस्तार। मौर्य वंश का जो विस्तार था बड़ी मात्रा में था, बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे पश्चिमोत्तर में कौन कौन? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। अफगानिस्तान ये भारत का अगर मैप है, इधर वाला क्या कहते हैं, इधर वाला जो प्रांत था, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था। और मौर्य वंश देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के इधर आपका अवंती के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से होते हुए आपका जो है ना अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, इतना वाले प्रांत तक आपका फैला हुआ था। अर्थात ये वाला पूरा क्षेत्र में पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक जो ना मगध साम्राज्य जो ना कहते हैं मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। बड़ी विस्तार, बड़ी दूर तक फैला हुआ था। इसी कारण से एक चीज और भी कह सकते हैं, जब राजाओं का शासन बड़ी दूर तक हो जाएगा तो अच्छी तरीका से वो शासन नहीं कर पाएंगे। सही बात है ना? क्योंकि प्रशासन व्यवस्था उतना चला नहीं पाएंगे। विस्तार ज़्यादा हो गया तो विस्तार होने के कारण सब जगह ना एक समान जो ना शासन नहीं कर पाएगा। कुछ जगह जो जहाँ पे उनकी राजधानी होंगे, जहाँ पे उनको बसाए गए हैं, जैसे पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र थे, तो पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में जो ना उनका क्या कहते हैं शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बढ़िया रहेंगे। और उनके दूर दराज के जो इलाके होंगे, अफगानिस्तान और या फिर बलूचिस्तान वाले पश्चिमोत्तर जो प्रांत होंगे, वहाँ पे शासन व्यवस्था सही तरीका से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दूर हो जाता है वहाँ पे शासन। जिसके कारण से एक रीजन कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन होने का एक कारण, ये क्वेश्चन पूछता है मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण क्या है? तो मौर्य साम्राज्य का पतन होने के कारण कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार नीति था।
कि मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर प्रांत तक फैला हुआ था। उधर बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक से लेकर के आपका पाटलिपुत्र है उसका केंद्र था ही, यहाँ पे पटना मगध के क्षेत्र में था ही आपका। इतना दूर तक फैला रहने के कारण से इनका प्रशासन व्यवस्था सही से नहीं चल पाता था, शासन सही से नहीं चल पाता, जिसके कारण से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया। इतना 5-6 लाइन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन होने का 2 कारण बता दे, तो ये कारण आप बता सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इधर क्या दिया हुआ आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अर्थात यही चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनका बेटा कौन हो गया, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हो गया, अशोक, अर्थात चंद्रगुप्त कौन हो गया, इनका पोता हो गया ना, पुत्र हो गया। तो यही देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था, अशोक था। अशोक भी एक महान शक्तिशाली अपने दादा के तरह जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के तरह ही एक महान शक्तिशाली शासक बना। जानते हैं अशोक के बारे में तो सुने होंगे। और एक चीज और बोलेंगे, नहीं सुने हैं, एगो हम बार बार बोलते हैं, जब सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे एगो मूवी देख लेना जाके। कौन मूवी बोल रहे थे, मोहनजोदारो मूवी देख लीजिएगा ऋतिक रोशन का। आज भी हम एक बोलते हैं, एक मूवी जरूर देखिएगा। एक मूवी है जिनका नाम है अशोका, अशोका मूवी है, शायद इसमें शाहरुख खान का अशोका मूवी है और कौन हीरोइन है उसमें, ऐश्वर्या राय है शायद। तो मूवी देखिएगा, कुछ मूवी देखने से जो ना ज्ञान खुलता है, देखना चाहिए जो इससे रिलेटेड है, अशोक से रिलेटेड है। इसीलिए हम मूवी कहते हैं, जगह जगह पे मूवी हम देखने बोलते हैं, जो फायदा है आपके लिए वो मूवी हम देखने बोलते हैं। अशोका जा करके एक बार देख लीजिए, ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आएगा देखने में, लेकिन देख लीजिएगा एक बार टाइम निकाल करके, तो समझ में आएंगे वहाँ पे क्या था। तो वहाँ पे कलिंग के बारे में थोड़ा सा समझ में आएंगे, कैसे कैसे युद्ध करते हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा समझ में आएंगे। तो हालांकि हम तो समझाएंगे ही। देखिए अशोक कलिंग और उड़ीसा पर क्या किया था, विजय कर लिया था। अशोक भी कहते हैं, अशोक भी कम नहीं था, बाद में अशोक ने धर्म को अपनाया। इससे पहले अशोक जो ना कट्टरवादी राजा था। कट्टरवादी राजा मतलब कहा जाता अशोक ने अपने 99 भाई को मार करके तब गद्दी पे बैठा था। तुम पूछ सकते हो अपने 99 भाई 99 अपने 99 भाई को अगर मार करके अगर गद्दी पर जो इंसान बैठता है वो कैसा कट्टरवादी जो है ना साम्राज्य होगा, कैसा कट्टरवादी राजा होगा। और जितना कट्टरवादी था और उतना ही वो जो है ना धार्मिक में लीन हो गया। एक दिन कहा जाता है, यही उड़ीसा में दिखाया गया अशोका मूवी में देखिएगा, उड़ीसा तोसली नामक कहता है, उस समय तोसली कहा जाता था, आज के समय उड़ीसा कहते हैं, आज के समय उड़ीसा नहीं उड़ीसा कहते हैं। तो वहां पे ही युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। 261 बीसी में, कितना में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था कलिंग युद्ध में। तकरीबन इसमें लाखों आदमी को जो ना मार करके काट करके भुलाड़ दिया गया था इस कलिंग युद्ध में। उसे मतलब मार देने के बाद जितने माताएं लोग थे अपने पुत्रों के मृत्यु के वध होने के कारण माताएं सब दुनिया भर के लोटपोट करके रो रही थी। और रोने के तत्पश्चात उन्हीं मतलब भयभीत दृष्टि कभी कभी आदमी का होता है, हृदय ना परिवर्तन हो जाता है। एकाएक हृदय कितनों कट्टर है, अगर अंदर से अगर हो गया एकाएक तो एकाएक यही भयभीत हो गया। माताएं को रोते हुए देख करके आदमी का लाशों का ढेर पड़ा हुआ था नीचा में, इसको देख करके अशोक को ना एकाएक उसका क्या हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, अर्थात उनके हृदय परिवर्तन हो गया। जो व्यक्ति अपने 99 भाई को मारने वाला था तो खूंखार था, वो व्यक्ति एकदम सन्यासी बन गया। अब उनको लगा कि आज के बाद तलवार फेंको, अब धर्म को अपनाओ, धर्म को अपनाओ, धर्म मतलब धर्म, धर्म को अपनाओ। और आज के बाद नो लड़ाई, नो फाइटिंग, नो काट नो मार, एकदम क्लियर, सिर्फ एकदम धर्म के पीछे रहेंगे। आज के बाद हम सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, ऐसा कारनामा करेंगे कि दुनिया याद करेगी, याद कर रहा है हम सब। तो एकाएक जो ना 261 बीसी में जो कलिंग में युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध 261 बीसी में, उन्हीं युद्ध के दरमियान अशोक का क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया। अर्थात अशोक धर्म के पीछे चले गया, धर्म के पीछे चल गया, मारकाट से दूर हो गया। इसी में देखते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी, अर्थात समझिएगा किसी भी वंश की जानकारी या किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह की जानकारी
दो स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 11th में भी हम लोग इस चीज़ें को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि स्रोत क्या होगा। आज के डेट में सपोज दैट, एकदम समझने की बात है, आज के डेट में हम मर गए, चल गए मिट्टी की तर में, आज से 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्ष के बाद हो सकता है मेरा रिमेन यहाँ पे मिल जाए, हड्डी गुड्डी बचा हुआ रहे तो कंकाल मिल जाए। तो उन कंकालों के माध्यम से या तो क्या होगा, एक दो तरह का होगा, एक साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में अच्छा हो सकता है हम अच्छा पढ़ाए होंगे, कोई व्यक्ति मेरे बारे में लिख करके छोड़ दिया, आप ही में से कोई डायरी बना के लिख दिया, फलना सर AK शर्मा सर अच्छा पढ़ा रहे थे, ऐसे ऐसे पढ़ा रहे थे, ऐसे ऐसे पढ़ाया, ऐसे डायरी मेंशन करता ना जी, डायरी, तो डायरी में लिख दिए, नोटबुक में लिख दिए। हो सकता है आप आगे चल के क्या बन गए, मे भी देश का भविष्य है आप लोग, आगे चल के राइटर बन गए। तो राइटर बन गए तो मेरे बारे में तो जरूर लिखिएगा कुछ न कुछ, अच्छा खराब कुछ तो लिखिएगा। लिख करके क्या रखिए, कहीं तो कहीं लाइब्रेरी में रहेगा, आपका रिकॉर्ड रहेगा, या फिर आपका बुक के माध्यम से क्या होगा, प्रकाशन हो जाएगा, आप लेखककार बन जाइएगा या लेखिका बन जाइएगा, कुछ तो बन जाइएगा। तो मेरे बारे में जो लिखा हुआ कुछ तो रहेगा ना, रिकॉर्ड रहेगा ना, तो वो रिकॉर्ड जो होगा उनको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। उनको क्या कहेंगे, साहित्यिक स्रोत, यानी बुक के माध्यम, नोट के माध्यम से जो रिकॉर्ड मिलेंगे उनको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। और एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जो मरे पुरे रह जाने के कारण मेरा कंकालों से पाया जाता है, यहाँ पे चीजें रिमेन से खोज करके मिट्टी के अंदर के अवशेषों से जो प्राप्त किया जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दो तरह स्रोत, यही दो तरह के स्रोत से किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीजें के बारे, किसी भी जगह के बारे में हम लोग बता सकते हैं, या उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही सेम टू सेम आपका था मौर्य वंश की जानकारी जो है ना, आपका साहित्यिक स्रोत में एक मेगास्थनीस नामक व्यक्ति थे, मेगास्थनीक नामक व्यक्ति थे, जो कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे। और यूनान से आकर के यही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कहाँ आए थे, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आए थे। उन्हीं के दरबार में रह करके उनके बारे में लेखनी किए थे, उनके बारे में लिखे थे, जिन पुस्तकों का नाम था इंडिका। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम इंडिका। दुनिया भर का बार, हजारों बार पूछ चुका है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा है मेगास्थनीस। कहीं ना नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीस। कहाँ के थे, तो यूनान के थे, एकदम मेंशन कर लीजिए, समझे। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, यही इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनकी जानकारी, उनके स्रोत प्राप्त हुआ है, जिसके लिखा हुआ था मेगास्थनीस के द्वारा। पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं हम लोग, पुरातात्विक स्रोत क्या होगा जी, पत्थर के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, और स्तंभ के माध्यम से, और मूर्ति के माध्यम से, यही चीजों से जो है ना अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कोई पत्थर है, बड़ा सा पत्थर कहीं पे है, गुफा है, पत्थर है, उनमें जो है ना क्या करते हैं, छेनी और हथौड़ी से खोद करके जो है ना कुछ लिख देते हैं, कुछ इमेज बना देते हैं, किसी का चित्र बना देते हैं, किसी का कलाकारी कर देते हैं। उन्हीं को देख करके आज के समय, अरे ये तो कब का लिखा हुआ, लिपि कब का है, अच्छा ये तो अरमाइक लिपि है, ये तो ब्राह्मी लिपि है, अच्छा ब्राह्मी लिपि है, इसका मतलब अशोक के काल का होगा, जो कि हम लोग पढ़े थे। ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, ये सब लिपि किसका था, अशोक के समय का था। अच्छा, अशोकों के द्वारा ही लिखा गया होगा, तो पत्थरों के से पता चल गया ये स्रोत, यहाँ उस समय का था, चीजें उस समय का, गुफाएं होंगे, उस समय का मूर्ति है, या फिर अशोक का बना हुआ चित्रकारी होगा, या फिर उसका मूर्ति उनका बना होगा शिलालेखों में। एक होता अभिलेख। अभिलेख छोटा सा जो बनाया जाता है, समझे, जहाँ तहाँ पिलर टाइप का बना दिया जाता है, पिलर में लिखा दिया जाता है कि ये फलना के द्वारा फलना बनाया गया है, तो उसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। स्तंभ देखे होंगे, रोड के किनारे देखे होंगे ना, ये फलना हाईवे, यहाँ से यहाँ तक इतना किलोमीटर रहता लिखा हुआ, वो हो गया स्तंभ, उस तरीका से लिखा हुआ था। मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति, हम लोग सिंधु सभ्यता में भी देखे, नर्तकी नाचती हुई मूर्ति का भी साक्ष्य मिला था। उसी ने पता किया, अच्छा यहाँ पे जो ना नाच गान संगीत का भी व्यवस्था करता होगा, तब तो ऐसा मूर्ति देखने को मिला है। तो ये होता है पुरातात्विक स्रोत। दो स्रोत समझ गए,
पुरातात्विक और साहित्यिक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इनमें भाषा, अब कोई भी चीजें है तो भाषा तो होना ही चाहिए, बात करने के लिए क्या चाहिए, भाषा चाहिए। तो जो बोलने में प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। उसमें जो भी हो, ब्राह्मी लिपि में बोला जाता होगा या खरोष्टी लिपि में बोला जाता होगा या अरमाइक लिपि में बोला जाता है, जिन लिपि में बोला जाता होगा वो उनका क्या था, भाषा था। भाषा में से देखेंगे कौन सी भाषा पूछता है, प्राकृतिक भाषा। अशोक के द्वारा, अशोक के समय कौन सी भाषा था, प्राकृतिक भाषा था, अरमाइक भाषा था, आपका यूनानी भाषा था और एक आपका हिंदी भाषा था। लिपि में देखेंगे जो लिखने में प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि। जैसे लिखते हैं क्या, अ नो में आकार रो, अनार, ये क्या है, हिंदी का अ है, हिंदी का नो है, आकार का मात्रा लगा है और रो लगा है, तो ये क्या हो गया, हिंदी लिपि हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे क्या, ENGLISS, SH, इंग्लिश लिखेंगे, ये भी तो इंग्लिश का लेटर है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोमन लिपि कहते हैं, रोमन लिपि कहते हैं। इसी प्रकार से पंजाबी में भी लिखते हैं, पंजाबी का अपना वर्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुमुखी लिपि कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग उर्दू भी लिखते हैं, फारसी भी लिखते हैं, इन सभी का जो ना लिपि फारसी लिपि के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से इनका चलता है। जो लिखने की जो कला होते हैं या फिर कहते हैं लिखने में जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि के रूप में आपको देवनागरी देखने मिला, हिंदी क्या है आपका, देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे आएंगे, अब हम लोग आ जाते हैं अशोक का धम। धम का आप समझ गए होंगे ना, धम मतलब धर्म, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ था 261 BC में। तो इनमें से देखते हैं, कुछ तो मिट गया जी, गौर कीजिएगा। अशोक का धर्म का क्या था, क्वेश्चन पूछता है, अशोक के धर्म के बारे में लिखे शॉर्ट में, तो क्या लिखेंगे, अशोक के धर्म के अंतर्गत जो क्रूर व्यक्ति था। अब देखिए अशोक क्या करने लगा, इसका कहने लगा कि बड़े और आदर, बड़े का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़े का। दूसरा पॉइंट क्या कहा, सन्यासियों और ब्राह्मणों का भी क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तीसरा क्या कहा इसने, सेवकों और दासों का भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दूसरों के धर्मों का हमें क्या करना चाहिए, आदर, यानी दूसरे के धर्म, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगला क्या बोला, प्राणियों का जो है वध, वध मतलब होता है मारना, प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए। और लास्ट में इसने क्या कहा, जीव की हत्या नहीं करना। जो व्यक्ति अपने भाई को 99 भाइयों को मारा और उसी ने अब क्या कहने लगा, जीव की हत्या करना बुरा है, यानी 900 चूहा खा करके हज करने चला, वही वाला बात हो गया ना जी। तो चलो लास्ट ही सही, अपना धर्म को इसने परिवर्तन किया, अपने हृदय को इसने परिवर्तन किया और अशोक का जो है ना हृदय परिवर्तन होने के कारण से धर्म का सुधार हुआ, समझे।